गौतमी नगर में शारदा नीलाम करके घर था। उस घर में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे और उनके साथ रहता था उनका बेटा रमेश। प्रसाद और रमेश बेसरकारी संस्था में काम करते थे और पैसे कमा के शारदा को देते थे। इसी में शारदा की खुशी थी और अगर कुछ खर्च भी करना होता था तो वो शारदा से मांगते थे। इसमें वो भी खुश थे। वो महीने का पहली तारीख थी। रात के करीबन 8 बज रहे थे। शारदा गेट के पास खड़े होके उनका इंतजार कर रही थी। ये क्या, पिछला कल परसों बाप बेटा 7 बजे से पहले घर आ गए थे। आज 8 बज गए, अभी तक घर नहीं आए। वैसे भी आज वेतन दिवस है। गेट के पास खड़ी होकर वो ऐसा सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी लगाकर पिता पुत्र अंदर आते हैं। उन्हें देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है और जाकर हॉल के सोफे में बैठ जाती है। पिता पुत्र घर लौटते हैं हाथ में बैग लेके। चेहरा लटका हुआ था और बहुत उदास लग रहे थे। उन्हें देखकर शारदा कहती है, क्या हो गया, तुम दोनों उदास क्यों दिख रहे हो? आज तनख्वाह नहीं मिली क्या? अरे माँ, ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं और फिर थक हार के घर लौटे हैं। तनख्वाह कहाँ जाएगी? बहुत सर दर्द हो रहा है। अनामिका के हाथ एक कड़क चाय बना के कमरे में भेजो। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को तनख्वाह दी और वहाँ से चला गया। अब प्रसाद के पास भी कुछ करने को नहीं था, इसीलिए उसने भी अपना वेतन दिया और वहाँ से चला गया। पैसे लेके शारदा अनामिका को आवाज लगाती है, अनामिका, अनामिका, बेटे को सर दर्द हो रहा है, उसे चाय पिलाओ। ऐसा कहकर शारदा पैसे गिनने लगती है। उस घर में अनामिका नाम की एक लड़की नौकरानी का काम किया करती थी। अनामिका पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई भी की थी। क्योंकि परिवार का सहारा नहीं मिला, इसीलिए वो नौकरानी का काम करने लगी। अनामिका किचन में पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही वो शारदा की आवाज सुनी, वो घबरा के अपनी किताब फेंकी और जल्दी से चाय बना के रमेश के कमरे में ले गई। रमेश अनामिका से प्यार करता था, इसलिए अनामिका के लिए वो सोने का चेन ले आया था। सर, चाय लाई हूँ, चाय पी लीजिए। सर क्यों बुला रहे हो यहाँ पे? मेरी माँ यहाँ नहीं है। मैंने उसे वेतन दे दिया है जो उसे चाहिए था। कम से कम अभी तो प्यार से बात कर सकते हो ना तुम मुझसे। देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का चेन लाया हूँ, मैं पहना दूँ? ऐसा कहकर रमेश अनामिका के गले में सोने का चेन पहनाने लगा। तभी ठीक उसी वक्त शारदा रमेश के कमरे में आ जाती है। वो देख लेती है कि रमेश अनामिका को चेन पहना रहा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, रमेश, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अनामिका से प्यार करते हो? याद नहीं कि वो नौकरानी है? माँ, तुम्हारे लिए अनामिका एक नौकरानी है, पर मेरे लिए वो एक इंसान है। तुम्हारे लिए लाखों रुपए दहेज लेके लड़कियाँ खड़ी है। आपको लाख रुपए चाहिए और मुझे खूबियाँ चाहिए, जो कि अनामिका के अंदर बहुत है। मैं नहीं चाहती कि तुम अनामिका से शादी करो। अगर मैं शादी करूंगा तो अनामिका से ही करूंगा। इस तरह माँ और बेटे के बीच में जोरों की लड़ाई हो गई। आवाज सुन के प्रसाद भी भागते हुए रमेश के कमरे में आते हैं। वो समझ जाते हैं कि रमेश और शारदा अनामिका के कारण लड़ रहे हैं। उनका बेटा रमेश अनामिका से प्यार करता है और ये बात आज शारदा को पता चल ही गया है। प्रसाद शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो इस बात के लिए राजी नहीं होती है। ये सब कुछ इस पाखंडी लड़की की वजह से ही हुआ है। ये कहकर शारदा अनामिका को पकड़ के कस के एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ खाने के बाद भी अनामिका एक शब्द नहीं बोल पाती है। ये देखकर रमेश को बर्दाश्त नहीं होता। वो अनामिका को अपनी माँ से खींच के दूर ले जाता है। ये देखकर शारदा दुखी हो जाती है। देखो शारदा, हमें अपने बेटे की खुशी ही चाहिए ना। जब उसकी खुशी अनामिका से है तो अनामिका से शादी करा देते हैं। घर का सारा काम जानती है, हम किस्मत वाले होंगे, ऐसी बहू हमें मिलेगी। जबकि उसे ये शादी मंजूर नहीं थी, फिर भी पति और बेटे के कहने पर वो अनामिका को अपने बहू के रूप में मान लेती है। फिर धूमधाम से रमेश और अनामिका की शादी होती है। जब रमेश घर पे होता था तो अनामिका बहू होती थी और जैसे ही बेटा ऑफिस जाता था, अनामिका फिर से पुरानी नौकरानी बन जाती थी। सुनो, अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख पाई, इसीलिए तुम्हारी उसकी शादी करा दी। ऐसा बर्ताव करो कि मेरा बेटा तुमसे नफरत करने लगे और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो घर के 2 सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट कर ही सकता है। ये सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। नहीं तो घर में 2 स्त्री है ही, कभी भी तुम्हारी चमड़ी जल ही सकती है। नहाने का टब भी है, उसमें से करंट भी कभी भी लग सकती है, और नहीं तो चूहे और सांप है ही काटने के लिए। ये सब सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। तभी उसका बेटा रमेश वहाँ पर आके सब सुन लेता है।
ये सुनने के बाद कि अनामिका को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, वो अलग रहने लगता है। वो भाड़े पे दूसरा घर ले लेता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बेटा बहू ना होने की वजह से वो घर वृद्धा आश्रम में बदल जाता है। बस शारदा और प्रसाद एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। एक दिन रमेश घर लौट आता है ऑफिस से, देखता है कि अनामिका घर पे नहीं है। तभी उसकी अचानक नजर पड़ती है टेबल पे एक IAS की किताब के ऊपर। कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखता है। फिर रमेश को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे बिना बता के उसकी पत्नी अनामिका IAS की तैयारी कर रही है। जान के भी वो अनजान बना रहता है। एक रात जब रमेश सो रहा था, अनामिका धीरे से उठती है, हॉल में जाती है और एक लाइट जला के अपनी पढ़ाई करने लगती है। आधे एक घंटे के बाद रमेश की नींद खुलती है और वो बेडरूम के सामने जाके देखता है अनामिका पढ़ाई कर रही है। अनामिका को पता भी नहीं चला, वो अपनी IAS की तैयारी में लगी हुई थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। चूँकि बेटे और बहू के बिना रहना मुश्किल हो गया था, शारदा और प्रसाद अपना मन बदल लेते हैं और रमेश के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शारदा अनामिका से माफी मांग लेती है। फिर से वो एक साथ रहने लगते हैं। घर में सुख शांति लौट आती है। एक दिन सुबह सुबह रमेश अखबार ले आता है। उस पेपर में IAS के लिए चुने जाने वाले लोगों की सूची थी। उस कागज में अनामिका की तस्वीर छपी हुई थी। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो कागज ले आके वो अपने माता पिता को दिखाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब तक अनामिका उन सभी के लिए चाय ले आती है। उसे देखकर शारदा, प्रसाद और रमेश सभी अनामिका को सल्यूट करते हैं। ये देखकर अनामिका बड़ी आश्चर्य होती है। क्या हो गया? आप तीनों मिलके मुझे एक साथ सल्यूट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं किया बहू, कलेक्टर के लिए किया। फिर रमेश उसे अखबार दिखाता है। अनामिका कलेक्टर बन गई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उसकी आंखों से खुशी की आंसू आ जाती है। अनामिका, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अरे बेटा, वो रो नहीं रही है, ये उसके संघर्ष का परिणाम है, तो आंखों से खुशी की आंसू बह रही है। कुछ समय बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा, फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। आधे एक घंटे बाद अनामिका सामान्य हो जाती है। रमेश बाहर से एक बोर्ड ले आता है जिसमें लिखा हुआ था मिसेस अनामिका रमेश IAS, और उसे वो फिक्स कर देता है। एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा बहुत अच्छी इंसान थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और सुनिश्चित करती थी कि वो खुश रहें। अनामिका भी सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। रमेश खेतीबाड़ी करता था और अपना परिवार चलाता था। रमेश के काम में माँ शारदा और पत्नी अनामिका उसे मदद करती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा रमेश, गर्मी आ गई। गर्मी की वजह से सारे कुएं सूख गए हैं। ऐसे वक्त में तुम कैसे काम कर रहे हो? इतने दिनों से परिश्रम करके भी देखो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अपने लिए नौकरी देख लो, तभी सही रहेगा। हाल ही में एक किसान जिसका कृषि में नुकसान हुआ था, वो दुखी होकर आत्महत्या ही कर ली। हर दिन समाचार में ऐसी खबरें आजकल आ रही है, देखिए ना। बहुत हो गया, अब बंद करो। दूसरों के साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ भी होगा। खेती करने से रोक रहे हो, कैसे करना है ये नहीं बता रहे हो। अगर कोई तरकीब है तो बताओ जिसमें हम मिलके काम कर सकते हैं। इस बारे में बहुत पहले मैंने सोचा था, पर आपके डर से मैंने कुछ कहा नहीं। क्या सोचा था? क्या है बताओ अनामिका, डरो नहीं। मैं इन गर्मियों में फल बेच के व्यापार करना चाहती हूँ। फलों का व्यापार में कोई घाटा नहीं है और गर्मियों का मौसम है, हर कोई फल खरीद के खाना चाहता है, इसीलिए फलों का व्यापार कर सकते हैं हम। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा है। गर्मियों में लोग ताजा ताजा फल खरीद के खाते हैं, पर इस व्यापार के लिए तो हमें पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें उस बारे में भी सोचना होगा अनामिका। यही तो बात है, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर हम ये व्यापार करें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। मैं इस बारे में निश्चित हूँ। शारदा, अनामिका, रमेश तीनों मिलके व्यापार के बारे में सोचते हैं। काफी देर सोचने के बाद वो एक फैसले पे आते हैं। रमेश को लगता है ये व्यापार करना ठीक नहीं है। शारदा को भी लगता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए इस व्यापार को नहीं करना ठीक है। पर अनामिका इस तरह से नहीं सोचती है। मैं अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर पैसे ले आऊंगी और उसी पैसों से मैं व्यापार शुरू करूंगी।
हमारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तुम ऐसे करोगी? बताओ। छोड़ो अनामिका, ये काम मत करो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कोई पत्नी नहीं चाहती अपने मंगलसूत्र को देना, लेकिन पति की खुशी के लिए कोई बात नहीं। अगर हम उसे गिरवे रख देते हैं तो जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए। अगर अच्छा व्यापार चल गया तो फिर से आप मेरे लिए एक नया मंगलसूत्र बनवा के ले आइएगा। ठीक है अनामिका, तुम भी चलो। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं। अगले दिन ही रमेश और अनामिका मिलके गिरवी रखने के लिए उसे ले जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर में ही एक सेठ जी की दुकान दिखी। वो बहुत ही भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। जो भी उनके दुकान पर आता था वो उन्हें कुछ उपहार देते थे और भोजन देते थे। अनामिका और रमेश भी उसी सेठ के दुकान जाते हैं। अजी, हमें कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए हम इस मंगलसूत्र को गिरवी रखना चाहते हैं। देखिए, आप मंगलसूत्र गिरवी दे रहे हैं, मैं आपकी परिस्थिति अच्छे से समझ सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। फिर उस व्यापारी ने मंगलसूत्र रख के उन्हें पैसे दे दिया और बाद में उपहार स्वरूप उन्हें स्ट्रॉबेरी दिया। देखिए, ये एक मायावी स्ट्रॉबेरी है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे हिमालय से लेकर आया था, क्योंकि अभी देने लायक मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिया। इसे लेके आप आराम से घर जाइए। मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी, जैसे मुझे पैसे मिल जाते हैं, पैसे देकर मैं मंगलसूत्र ले जाऊंगी। तब तक आप इसे संभाल के रखिएगा। अच्छा ठीक है। सेठ जी से पैसे लेके और साथ ही वो स्ट्रॉबेरी लेके रमेश और अनामिका लौट जाते हैं। फिर तीनों मिलके व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। अगले दिन से ही वो फलों का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। व्यापार शुरू करने के उपलक्ष्य में वो बहुत खुश थे, इसीलिए शारदा, रमेश और अनामिका सेठ जी के दिए उस स्ट्रॉबेरी को खाते हैं। खाने के बाद बचे हुए स्ट्रॉबेरीज को अनामिका अपने बगीचे में फेंक देती है। फिर वो वहाँ से आ जाते हैं। अगले दिन जब अनामिका अपने बागान में जाती है तो वहाँ पे उसे स्ट्रॉबेरी के पेड़ दिखते हैं। वो स्ट्रॉबेरी के ही पेड़ है, ये अनामिका को नहीं पता था। उसे लगा होगा कोई नया पेड़। वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उन पेड़ों में स्ट्रॉबेरी लगने शुरू होते हैं। ये देखकर शारदा, अनामिका, रमेश तीनों हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है, हमारे बगीचे में स्ट्रॉबेरी बड़े हो रहे हैं। हाँ माँ, ये तो अजूबा ही है। हाँ जी, उस सेठ ने हमें स्ट्रॉबेरी दी थी ना, खाने के बाद जो बचे कुचे थे मैंने बगीचे में फेंक दिया था, वही सब बड़े हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ अनामिका, एक स्ट्रॉबेरी खा के हम देखते हैं। ऐसा सोचकर रमेश ने एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर खा लिया। वो बहुत स्वादिष्ट थे। अगले दिन वो स्ट्रॉबेरी अचानक से बड़े होने लगे। वो स्ट्रॉबेरीज देखने में बड़े बड़े आकार के हो गए। ये देखकर अनामिका और शारदा बहुत आश्चर्य हुए। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। वो खुशी से झूम उठे ये देखकर कि स्ट्रॉबेरी के आकार इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब फसल काटने का समय है। ये मायावी स्ट्रॉबेरी है, 10 दिनों में इतने बड़े बड़े आकार के हो गए हैं। अगर हम इन्हें बेचते हैं तो हमें बहुत मुनाफा होगा अनामिका। हाँ सासू माँ, ईश्वर ने खुद हमें रास्ता दिखाया है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो पाया अनामिका। सेठ के दिए हुए स्ट्रॉबेरी अगर तुम नहीं फेंकती तो ऐसा ना होता। हाँ बेटा, मैं भाग्यशाली हूँ तुम जैसी बहू पाके। उस दिन से अनामिका स्ट्रॉबेरी को साथ में लेके कुछ और नए फसल जमीन में लगाने लगी। वो फसल भी बहुत जल्दी बड़े हो गए। उन बड़े स्ट्रॉबेरीज को खरीदने के लिए दूसरे देशों से भी लोग आने लगे। अनामिका ने दोनों हाथों से पैसे कमाए। अनामिका देश की सबसे अमीर इंसानों में से एक हो गई। वो उस व्यापारी के पास जाके अपना मंगलसूत्र वापस ले ली। फिर वो सेठ जी को उस दिन स्ट्रॉबेरी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहा। फिर देखते ही देखते बंगला, गहने और वाहन भी खरीद लेती है अनामिका। अनामिका को करोड़पति होते देख रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। अपने पैसों से गरीबों और जरूरतमंदों को अनामिका मदद भी करती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है।